लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत जी हमारे साथ। सुखदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टीवी 45। जोहार। लोहरदगा में लोकसभा चुनाव होने हैं, जो त्रिकोणीय वहां पे जो वार है वो देखने को मिल सकता है। चमरा लिंडा निर्दलीय, आप जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो पहली बार मैदान पे, आपका यह दूसरी बार है। पहली बात तो मैं समझता हूं कि आपने प्रारंभ ही गलत किया है। त्रिकोणात्मक संघर्ष की बात की, अभी तो नॉमिनेशन ही नहीं हुआ है, तो ये बातें आई कहां से, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात कि मैं हेतु मजबूत में मैं कोई आकलन नहीं करना चाहता हूं, ऐसा होगा तब त्रिकोणात्मक होगा नहीं होगा। पहली बात कि मैं आपके माध्यम से बतला दूं कि चमरा लिंडा जी 3 बार के लगातार विधायक है, और ये चमरा लिंडा जी जाने जाते हैं आदिवासियों के संघर्ष के लिए, उनके बातों के बारे, उन मुद्दों के बारे वो हमेशा मुखर रहते हैं। एक चीज बताइए कि अगर चमरा लिंडा जी वो रिजर्व सीट है, आज लड़ाई है संविधान बचाओ की लड़ाई है, और कहीं न कहीं क्योंकि मैं रिजर्व सीट से आता हूं, ये आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, आदिवासी बचाने की लड़ाई है, जल जंगल की लड़ाई की बात है, धार्मिक पहचान की लड़ाई जिसमें सरना धर्म कोड की हमारी बात आती है, आदिवासी की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बनवासी की बात करते हैं। इन सारे मुद्दों की जो लड़ाई कर रहे हैं, पूरा महागठबंधन इन चीजों को देख रही है, और मैं महागठबंधन का प्रत्याशी हूं। और महागठबंधन का जो निर्णय हुआ वो हमारे राहुल गांधी जी की जो कमेटी हमारी बनी है, हमारे मुकुल वासनिक जी, आलमगीर आलम साहब हैं, राजेश ठाकुर जी हैं, मीर साहब हमारे जो इंचार्ज हैं, हेमंत सोरेन जी स्वयं उसमें थे, सुदीप सोनू जी थे, आपके सुप्रियो भट्टाचार्य जी थे, विनोद पांडे जी थे। तो एक कमेटी बनी हुई, उस कमेटी के बाद निर्णय हुआ कि इतने सीटें कांग्रेस लड़ेगी, इतने सीटें भारतीय जनता ये जेएमएम के लोग लड़ेंगे। तो महागठबंधन के निर्णय है, तो मैं समझता हूं कि इन बातों को चमरा लिंडा जी भली भांति जानते हैं, और कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत होता कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इस प्रकार के रूमर्स फैलाए गए हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि वोटों का बिखराव हो, और जो मैं आदिवासी अस्मिता आदिवासियत की जो बातें आ रही है, धार्मिक पहचान की बातें यार उससे कोई हानि हो, तो चमरा लिंडा जी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और ऐसा एक संदेश चला जाएगा कि चमरा लिंडा जी इस प्रकार कार्य करते हैं तो कहीं न कहीं आरएसएस भारतीय जनता पार्टी इसके रिमोट में वो उनके रिमोट से चले, ऐसा एक चीजें आ सकती है। तो मैं समझता हूं समझदार है, संवेदनशील है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी बातें आई हैं ये कहीं न कहीं प्रायोजित बातें हैं, और मैं दावे के साथ मैं कहता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि चमरा लिंडा जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। त्रिकोणीय इसलिए मैंने कहा था क्योंकि आपने सही कहा कि आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन इंडिया गठबंधन में जेएमएम जो है वो लोहरदगा सीट से अपनी दावेदारी चमरा लिंडा के कारण ही ठोक रही थी कि लोहरदगा सीट जेएमएम को मिलना चाहिए, जिसके कारण चमरा लिंडा आपको सीट मिलने के कारण चमरा लिंडा जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे। उन्होंने भी जो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा पे एनओसी भी मांगा है, तो इससे तो साफ है, उन्होंने खुलकर भी बातें कही कि वो चुनाव लड़ेंगे, प्लेटफॉर्म कोई भी होगा। इसलिए मैं एक चीज बतला दूं कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो 18 साल की उम्र हो गया और जो रिजर्व सीट है तो वहां पर कोई चुनाव लड़ सकता है। एक महागठबंधन जो बना है, ये अभी बना है, और उसके पूर्व जब एमपी का लास्ट टाइम 19 में चुनाव हुआ था, तो जो संसद का जो चुनाव हुआ है उसमें जेएमएम और कांग्रेस जो था उसमें ये बातें तय हुई थी कि क्योंकि केंद्र की बातें हैं, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम दल हैं, तो जो एमपी के चुनाव है उसमें बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, कांग्रेस है। जो राज्य के जो चुनाव है वो उसमें उनकी संख्या ज्यादा, तो बड़े भाई की भूमिका में जेएमएम रही है। ये दोनों में एक तालमेल था, दोनों में एक समन्वय बना था, दोनों में एक सहमति हुई थी। उसी निमित्त सीटें जो एमपी की सीटें हमें मिली थी, एमएलए को उनको मिली थी, और हर दल वो चाहता कि हमारा प्रतिनिधित्व हो। तो मैं समझता हूं कि उसमें दावा करना वो कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन जब पार्टी ने निर्णय किया तो अनुशासित सिपाही की तरह उस बातों को स्वीकार करना हर लोगों का दायित्व है। और मैं अपेक्षा करता हूं कि क्या अगर जो पार्टी ने निर्णय किया है, और पार्टी ने निर्णय किया है और कोई पार्टी के विरोध में जाता था, हेमंत सोरेन जी जो आज जेल में बंद है, उनका अपमान है, जेएमएम का अपमान है, कांग्रेस का अपमान है, तो ये सारे महागठबंधन जितना राजद का अपमान है, तो ये मैं समझता हूं कि सारे लोगों का अपमान करने के बाद अगर कोई सोचते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं समझता हूं कि यह पार्टी विरोधी भी कार्य हो सकता है इससे। तो लेकिन मैंने कहा कि ये केवल हेतु मजबूत वाली बातें हैं।
हाइपोथेटिकल कोई चीजें चलती नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीजें, मैंने कहा कि सारी चीजें जो प्लांट की जा रही है, क्योंकि बहुत घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत घबराहट है, उनके खुद के जो इंटरनल सर्वे है उसमें सीटें हर सीट है वो आ रही है, तो इसलिए इस प्रकार की चीजें जो है प्लांट की जा रही हैं। और मैं आज भी कर रहा हूं कि चमरा लिंडा जी संवेदनशील आदमी है, 3 बार के विधायक हैं, वो चीजों को जानते हैं कि ऐसा कोई कार्य न करे जो हमारे आदिवासी वोटों का बिखराव हो, आदिवासियत की जो अस्मिता की बातें रहे उस पर कोई कुठाराघात हो, और ऐसा प्रतिनिधि ना कोई आरएसएस उन्हें को फायदा हो, ऐसा वो कोई कार्य नहीं करेंगे। समीर उरांव को कैसे देखते प्रतिद्वंदी, क्योंकि वो पहली बार वो इस चुनाव पे हैं, लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं समझता हूं कि वो चुनाव में पहली बार हैं, लेकिन वो अपर हाउस के ऑलरेडी 6 साल मेंबर रह चुके हैं, दिल्ली की जो राजनीति है वो देख चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि पद बड़ा, उनका जो पदनाम है केवल उसको ही सुशोभित किए हैं, कृत जो है वो शून्य है। और इसलिए जो प्रतिनिधित्व जो जिस वर्ग से वो आते हैं, और लगातार 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और समीर उरांव जी जिस दल से आते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो तो आदिवासी मानते ही नहीं है, वो तो बनवासी वर्ड यूज करते हैं। माने आदिवासियों के एग्जिस्टेंस पे उनका अस्तित्व को प्रश्न खड़ा करते हैं। उसका प्रतिनिधित्व, बनवासी का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? समीर उरांव जी कर रहे हैं। दूसरी बात, हम सरना धर्म की बात करते हैं, आदिवासी अपने धार्मिक पहचान की बात करते हैं, समीर उरांव जिसे मानते हैं उसके बारे में मौन है, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा लगता है आरएसएस जो फीड करते हैं वही वो बात करते हैं, और वो डरे हुए से बात करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि उनके ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एक मुखौटा मात्र है समीर उरांव जी, और उस पार्टी में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने में उन्हें तनिक भी समय नहीं लगा, तो समीर उरांव तो बहुत छोटी सी चीज है। तो ये मैंने कहा कि इन्हें समीर उरांव जी और राज्यसभा सांसद के रूप में आप एक ही भी उपलब्धि बता दें कि जो हमारे लोहरदगा क्षेत्र के बारे, यहाँ राज्य के बारे, या किसी ऐसी चीजों के बारे, मैंने कहा कि जो अभी बातें भी हो रही थी, लगातार मैं क्षेत्र में था, कल भी मैं उनके साथ था, तो हम सरूल के टाइम में हम लोग सारे लोग मिले थे। तो एक महत्वपूर्ण चीज है कि कोई भी किसी भी राज्य क्षेत्र के विकास के लिए एक कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है, और आज कम्युनिकेशन जो है, और विशेषकर रेलवे कनेक्टिविटी, और उसके बारे एक तरफ वो लोग वंदे भारत की बातें यहां मोदी जी लगातार कर रहे हैं, लेकिन लोहरदगा में जो बेसिक है, लोहरदगा, गुमला और कोरबा, क्योंकि ये खनिज बहुल क्षेत्र है, उसकी कनेक्टिविटी शून्य है। और शून्य है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि 12-12 सांसद होने के बाद डबल इंजन की सरकार, वो जिसपे इतना दावा करते हैं, उसके बाद भी इसके बारे कोई उन्होंने बातें उठाई नहीं है। चाहे समीर उरांव जी हो, राज्यसभा सांसद ये समीर उरांव जी 3 बार के लगातार भी रहे सांसद रहे, सुदर्शन भगती भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे, लेकिन वो सारे लोग मौन रहे। ना आदिवासी इशू पे कोई कहे, ना ये आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे वो कोई बोले। तो मैं समझता हूं कि एक केवल सांसद बन जाना और मुखरता से उन बातों को रखना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सारे लोग वहां पे मौन व्रत वहां धारण किए हुए, ऐसा लगता है कि संसद में जाके लोग मौन व्रत धारण किए हुए थे, और या तो उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं रही है, या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने इतना डरा के रखती है, क्योंकि ऐसे भी आदिवासी समुदाय शालीन या शांत प्रवृत्ति को होते हैं, तो इनको ये तो कभी बोले ही नहीं है। तो मैं समझते हैं कि मौन व्रत सांसद के रूप में ये जाने जाएंगे। एक तरफ केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ राज्य सरकार के 5 साल का कार्य। क्या लगता है कि लोहरदगा की जनता और जो है किस, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, क्या लगता है इसका भी फायदा आपको? देखिए, आपने कहा कि मोदी जी, मैं 2 बात, मोदी जी और आपके नहीं बाबूलाल मरांडी जी, मैं आ रहा हूं, आपने जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने मोदी जी की गारंटी है क्या? आपने क्या कहा? वो 15 लाख की बात कहे थे मोदी जी, 5 किलो राशन पे ले आए हैं, ये तो उनकी गारंटी है, पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत ही हम लोग भारतीय लोग हैं, भारतीय लोग, हम सारे भारत के लोग, मैं समझता हूं कि अग्नि को साक्षी मान के बहुत ही एक पवित्र माना जाता है। जो 7 फेरे लिए, उनकी उस बात की तो गारंटी ही नहीं रही है, उनकी किस बात की गारंटी हम ले लें? बाबूलाल मरांडी जी
बोले भारतीय जनता पार्टी में जाने से पहले मैं कुतुब मीनार से जाने से बेहतर होगा मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊं। इनकी क्या गारंटी है? तो मैं समझता हूं राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, दोनों व्यक्ति की जो क्रेडिबिलिटी है ना, विश्वसनीयता है, वो शून्य है। लोग हंसते हैं, मैंने इसलिए कहा कि 15 लाख देने की बात से वो 5 किलो राशन पे आ गए, चावल पे आ गए, इस पे आ गए। तो सोच लीजिए कि अंदर क्या थी, इनकी कोई बातें कोई गारंटी रही नहीं है। गारंटी तो राहुल गांधी जी की है। आपने देखा होगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इस बात को कि उन्होंने जो 5 न्याय उन्होंने बात की है, उसके 25 गारंटी की जो बातें की है, लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की उन्होंने लगातार यात्रा की है और करीब 4000 किलोमीटर वहां उन्होंने हो गए। मणिपुर से बॉम्बे तक की यात्रा की, लगातार यहां पे की। तो वो ये न्याय यात्रा, तो न्याय यात्रा उनका है क्या? न्याय यात्रा के माध्यम से समाज के हर वर्ग से, चाहे श्रमिक वर्ग हो, कृषक वर्ग हो, इंटेलेक्चुअल हो, एनजीओ हो, या जिस भी, चाहे महिलाएं हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो हर वर्ग के लोगों से उन्होंने भारत में जो अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता जो बात करते हैं, उस वर्ग से उन्होंने बातें की है। और क्या स्वरूप हो भारत के, क्या स्वरूप हो, उसको उन्होंने, उनकी भावनाओं को उन्होंने इसमें समाहित किया है। मन की बात उन्होंने की, वो जन की बात कर रहे हैं। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। मोदी जी मन की बात की, अपनी बात कहे हैं, और राहुल जी जन की बात किया, जन की बातों को उन्होंने गारंटी के माध्यम से इसमें समाहित किया है। दोनों के बेसिक डिफरेंस ये है। और कहीं न कहीं हम कह सकते हैं आज पूरा देश इन चीजों को समझ रहा है और देख रहा है, और कहीं न कहीं संविधान बचाने के लिए पूरा देश, ये लड़ाई जो है आमजन, देश के आमजन वर्सेस तानाशाह मोदी के बीच लड़ाई हो चुकी है। राज्य में हेमंत सोरेन फैक्टर कितना हो? निश्चित रूप बड़ा फैक्टर है। हेमंत सोरेन जी वो सारे कार्य कर रहे थे, और हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार जेल में डाला गया है, और जिस प्रकार ऐसी चीजों को, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट यहां पे है, भूयियार जमीन वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और उसको उन्होंने कहा, कागजों में हमने देखा व्हाट्सएप में देखा, और आप एज्यूम कर लिए और उनको गिल्टी फील किए हैं, उनको आपने सोचा कि ये ऐसे किए हैं, और उसे आपने जेल में डाला है भूयियार जमीन के मसले पे 8.5 एकड़। मैं आपके माध्यम से एक बात ईडी से मैं पूछना चाहता हूं, केंद्रीय एजेंसी से बात करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जिस भूयियार जमीन की वो बात कर रहे हैं, इसी भूयियार जमीन यहां पे उस पे पल्स हॉस्पिटल खड़ा है, उस पे तो कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है, वो तो जब्त नहीं की गई है। लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासी, उसको आपने जेल में डाल दिया है। एनोस सक्का, वो आदिवासी हैं, उनकी आवाज को अपने ईडी का आवास बना दिया, उस पर कार्रवाई हो गई। तो ऐसा नहीं लगता कि पूरे भारतीय जनता पार्टी और ईडी और जितने भी इस प्रकार की एजेंसियां हैं, आदिवासियों को निकृष्ट मानती है, दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, या उन्हें लगता कि भाई ये एक अलग तरह के ये प्राणी है, इस प्रकार के हेय दृष्टि से है, ये इन पे कार्रवाई करो, कुछ नहीं होगा। तो अगर आप सोचो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार, आदिवासियों को इंसान मानती कि नहीं मानती, इस पर भी संदेह है। क्योंकि इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, मणिपुर की घटना को उठा देख लें, जिस प्रकार हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार उनका दुर्व्यवहार किया गया है, उसके बारे में मौन है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश उनकी सरकार रही है, मैं इसमें मूत्र त्याग दिया गया मुंह पे, उसके बारे में मौन है। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है, इसलिए मैंने समझता हूं कि ये न केवल एक आदिवासी वर्ग, लेकिन तमाम लोग इससे मैं आक्रोशित हैं। और 2024 के चुनाव में इसका माकूल जवाब, हम लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, हम गांधी जी में विश्वास करते हैं, गांधीवादी तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से हम इसका जवाब देंगे। सुखदेव जी, आप बीजेपी में कुछ समय के लिए थे, विधानसभा चुनाव के समय। लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की जो उनकी तैयारी होती, रणनीति होती, उससे आप वाकिफ हैं? क्या लगता है कि उसके अलग स्ट्रेटजी इस बार मैं बताऊं उसकी स्ट्रेटजी से तो आप वाकिफ हैं? जिन चीजों को आपने कहा है, ये भी तो रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हमारी सरकार जो आज बनी है, तो मैंने कहा कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो काम किया, मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और कहीं न कहीं आजसू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन टूटा, तो सुखदेव भगत एक फैक्टर है, और मैं अपने मिशन में सफल हुआ। आज इसका मुझे गर्व भी है। उसका फायदा मिलेगा उसकी रणनीति को आप जवाब देने? मैंने कहा कि राजनीति में रणनीति जो बनाई जाती है, वो सामने वो परिणाम आने के बाद नजर आता है, और आप उसका परिणाम देख ले। क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने को उसमें फख्र महसूस करता हूं, मैं अपने मिशन में कामयाब रहा। लोहरदगा के वैसे कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे लोहरदगा की जनता को आपसे कनेक्ट करें? नहीं, बेसिक मुद्दे देखिए, मैं एक बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात,
हम लोग जब बात करते हैं, जो बुनियादी बातें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं। मैं पहले मकान पर हूं, जहां हमारी छत हो। जब प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां पे हेमंत जी की सरकार है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। यहां जब भाजपा शासित या राज्य नहीं है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के सारे पैसे उन्होंने बंद कर दिए, गरीबों के पैसे बंद कर दिए गए। हेमंत सरकार ने क्या किया, यहां पर हमारी गठबंधन की सरकार ने क्या किया, इसी निमित्त अबू आवास योजना वो लाए हैं। तो इस प्रकार मैं समझता हूं कि जो गरीब लोग हमारे हैं, जिनको एक छत की आवश्यकता है, उसके प्रति अगर ये दुर्भावना है, क्योंकि यहां पर गैर भाजपा की सरकार है, तो आप सोच सकते हैं सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, केंद्र की योजनाएं किस प्रकार यहां पे काम कर रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। केंद्र की योजनाएं कहने की जरूर है, लेकिन जिस प्रकार, एक बात मैं और बता दूं कि ये केंद्र कैसे यहां झारखंड से सौतेला व्यवहार कर रही है। हेमंत सोरेन जी क्या कहा कि जो रॉयल्टी के पैसे हैं हमारे 1,56,000 करोड़ रुपया, उन्होंने मांगा, ये इनकार कर गया। तो क्या ये हमारा जो ये प्रावधान है, कोई मैं अलग से नहीं मांग रहा हूं, तो ये इस प्रकार की चीजें अगर बोली जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। तो वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और इसलिए मैंने कहा कि ये केंद्र की योजनाएं, एजेंसियां ही नहीं, एजेंसी का दुरुपयोग तो हो रहा है। योजनाओं में भी एक आंख में काजल है, एक आंख में सुरमा है। तो ये मोदी की सरकार का ये रवैया है, और मैं समझता हूं कि सारी चीजें बहुत स्पष्ट है, और आने वाले समय में आप 1-2 महीने में इसके परिणाम आप देखेंगे झारखंड में। लोहरदगा के बुनियादी मुद्दों के साथ एक तरफ जहां केंद्र सरकार की नीतियां, नियोजन जो है वो है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की 5 न्याय 25 गारंटी के साथ लोहरदगा के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत मैदान पे जाएंगे। सहयोगी पिंटू के साथ चित्ररंजन कुमार, टीवी 45 रांची।